ओके, गुड मॉर्निंग। मैं शर्मा पूनम, मोतीशाल एंड मनपा माध्यमिक हिंदी शाला से आप सभी का इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो विषय है साइंस 2, जिसके अंतर्गत हम प्रकरण 6 से 10 तक के जो पाठ हैं, उनके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, ये कुल 3 अंक के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें से आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान यानी कि जो बायो का सेक्शन होता है, जीव विज्ञान वाला, उसमें से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर्यावरण विज्ञान से आपको कम से कम यानी कि ईवीएस जो पार्ट है आपका पर्यावरण से रिलेटेड, उस पर आधारित जो है आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके 8 प्रश्न टोटल होते हैं, उसमें से आपको 5 प्रश्नों को क्या है आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो अलग-अलग प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 2 बी में भी देखा था। तो उसी तरह के प्रश्न इसमें भी होंगे, थोड़े से और अधिक हो सकते हैं, मतलब परिच्छेद पर आधारित और बाकी सब पे। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं कि दिए गए कथन का स्पष्टीकरण देना, फिर सुझाव या फिर निदान, उसका उपाय, समाधान, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। आकृतियों का स्पष्टीकरण करना, तालिका को पूर्ण करना, उनको नामांकित करना, उदाहरण की सहायता से स्पष्टीकरण देना, आकृति पूर्ण करना और आकृति पर आधारित कुछ प्रश्न। स्पष्टीकरण के साथ उत्तर देना, नियम, सिद्धांत लिखना तथा स्पष्टीकरण देना और रिक्त स्थानों की पूर्ति करके जो परिच्छेद है उसमें रिक्त स्थान दिए होंगे तो उनको आपको पूर्ण करना होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो आइए हम देखते हैं। पाठ 6वां है हमारा प्राणियों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि तिलचट्टा किस संघ का प्राणी है? उत्तर जो है सकारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आपको पता ही है तिलचट्टा जो है, यहाँ पर आपको कम से कम 6 पॉइंट्स जो है वो आपको लिखना होगा 3 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज जो है आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो आराम से मिल जाएगा। और आपको लिखने में भी अच्छे से मतलब सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तिलचट्टा जो है, थोड़ा-सा मैं उसके बारे में बताती हूँ कि संधिपात संघ का प्राणी है। इसका समावेश जो है कीटक वर्ग में होता है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा-सा लिखना है कि कौन से संघ का प्राणी है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा उसकी जो शरीर रचना है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है उसके शरीर के आस-पास, फिर शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, वो जुड़कर बने हुए उपांग होते हैं। तो संधिपाद वर्ग के जो प्राणी होते हैं, उनकी यही विशेषता होती है कि उनके जो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, वो जॉइंट होते हैं। उनके छोटे-छोटे टुकड़ों से जुड़कर उनके उपांग तैयार होते हैं। तो उदाहरण जैसे 3 जोड़ी पैर है, फिर तिलचट्टा का जो शरीर है वो त्रिजन स्तरीय होता है, देह गुहा युक्त और द्विपार्श्व समिति वाला खंडीभूत होता है। तो ऐसे आपको जो है उसकी जो विशेषताएँ हैं, शरीर रचना में जो भी उसकी विशेषताएँ हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी है और उसी प्रकार से आपका जो पॉइंट्स है वो बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कि दी गई आकृति को पहचान कर उचित नाम दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको आकृति दी होगी, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा-सा ओवरलैप हो गया है, कोई बात नहीं। तो आपको डायग्राम आप देख सकते होंगे। तो ये पहला जो डायग्राम है उसमें आप देखिए कि 1, 2, 3 ऐसा मार्किंग किया हुआ है। तो उसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा, अगर पढ़ा होगा आपने, तो जेलीफिश है, फिर एक रोहू मछली है और ये प्लेनेरिया का है, नेरिस है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपको डायग्राम दिया होगा और आपको उसको पहचान कर उसका नाम जो है आपको लिखना होगा। तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है नीचे दी गई आकृति का ओके, आकृति में दर्शाए गए प्राणी, ये जो आकृति है इसमें आपको नाम तो लिखना ही है, साथ ही उसका वर्ग भी बताना होगा। तो उस हिसाब से आपको ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति का वर्णन करो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आपको आकृति जो है, यहाँ एक चमगादड़ की आकृति दिख रही है।
जिसमें आपको उसका वर्ग बताना है पहले कि वो किस वर्ग से बिलॉन्ग करता है, और उसके बाद जो है प्राणी को पहचानोगे आप कि चमगादड़ है, तो वो 1 मार्क्स का हो गया, और उसके बाद उसका वर्गीकरण आपको लिखना है कि वो कौन से संघ का है और उसका उपसंघ क्या है और वर्ग क्या है। तो स्तनधारी प्राणी है ये, इसका वर्ग स्तनधारी है। उपसंघ ये शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी है, और संघ जो है वो समपृष्ठरज्जु प्राणी है। तो समपृष्ठरज्जु यानी क्या होते हैं, जिनके पास मेरुदंड होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी जो पीछे पाई जाती है हमारे अंदर, उसको मेरुदंड बोलते हैं, तो उनके अंदर ये पाया जाता है। ओके। फिर उसके बाद आपको उसकी जो है विशेषता थोड़ी-सी बतानी होगी उस वर्ग से संबंधित। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं जिसमें आपको प्राणी को पहचानना होगा, फिर उसका वर्गीकरण करना होगा और फिर उसकी विशेषता बतानी होगी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है स्टारफिश, और एक है आपको सी अर्चिन। तो उसमें जो है आपको डायग्राम को पहचानना है पहले कि क्या है, और उसके बाद उसका जो है आपको बताना है कि वो कौन से वर्ग का प्राणी है, और उनका जो शरीर है वो किस पदार्थ से बने हुए, मतलब कौन से शरीर अथवा कंकाल जो है वो किस पदार्थ से बने हुए आवरण से ढका होता है। तो वो चीजें आपको बतानी है। तो इसमें आपको मालूम है कि कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के हैं ये, अपना सितारा मछली और सी अर्चिन, और इनका जो शरीर है वो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे अथवा पट्टिकाओं द्वारा ढका होता है, और कैल्शियम युक्त कांटे अथवा पट्टिकाएं जो है वो अधिकांश कैल्शियम के लवण तथा इनके यौगिक से बने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर जो है उनका लिखना है। और संचलन के कुछ अंग हैं, तो संचलन के जो अंग का नाम बताओगे तो उसमें जो है आपका नलिका पाद की सहायता से ये प्राणी जो है संचलन करते हैं। तो इनके अंदर नलिका पाद होती है जो कि संचलन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इनको उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो कांटेदार त्वचा वाले प्राणी होते हैं उनके अंदर नलिका पाद के द्वारा वो संचलन की क्रिया करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम अ, एक परिच्छेद दिया हुआ है, रिक्त स्थान परिच्छेद पर आधारित। तो उसमें जो है आपको ऊपर आपको देखिए गर्दन, फेफड़े, त्वचा, बाह्य कंकाल, उभयचर, फिर कार्यांतरित, जलचर, जलीय, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। और आपको फिर नीचे रिक्त स्थान जो परिच्छेद है पूरा दिया हुआ है, और उसके अंदर आपको सही जो है उसमें से चुन करके परिच्छेद को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, जिसके अंदर आपको हाफ हाफ मार्क करके आपको इस तरह से पूरा परिच्छेद पूर्ण करना होता है। तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको आता है। नेक्स्ट है 7वां पार्ट, पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन कि दी गई आकृति जो है उसका निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आकृति आपको बगल में दी गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आकृति में आप देखिए कि आपको क्या बोला है, कि क्वेश्चंस क्या पूछे हैं कि दी गई आकृति में किस घटक के व्यवस्थापन की कमी दर्शाई गई है। तो जैसा कि आपको आकृति में आप देख सकते हो कि बड़ा सा ये नाला है और पाइप के थ्रू वो गंदा पानी उसमें गिर रहा है। तो यहाँ पर जो है कि, किस घटक के व्यवस्थापन की कमी दर्शाई गई है, पहला क्वेश्चन है आपका। तो उसमें आपको दिख रहा है कि ये घरेलू गंदे पानी के व्यवस्थापन की कमी को दर्शाया गया है। ठीक है, तो उसको आपको पहले डायग्राम जो है उसको अच्छे से स्टडी करना होगा कि डायग्राम किस चीज का है वो आपको पहचानने आना चाहिए, और उसमें क्या चीजें बताई गई है और किस बारे में है, वो अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों की सहायता से इस घटक की कमी कैसे दूर की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो घरेलू गंदे पानी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो है आप किस तरह से इसको इसकी जो कमियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं, मतलब इसको स्वच्छ कर सकते हैं। तो घरेलू गंदे पानी में ऐसे सूक्ष्म जीव मिश्रित किए जाते हैं तो जो कि क्या करते हैं, पानी के जो यौगिक होते हैं उसका विघटन करते हैं, और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, गंदे पानी में स्थित कॉलेरा, विषम ज्वर इत्यादि के जो जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव घरेलू गंदे पानी में स्थित कार्बनिक पदार्थों का भी क्या करते हैं, विघटन करते हैं। तो कोई अगर रसायन है उसमें तो उसका भी विघटन करते हैं, और उसमें से फिर क्या होता है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस मुक्त होती है। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जो जीवाणु है
उसको घरेलू गंदे पानी में स्थित मानव निर्मित रसायनों का विघटन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से इस घटक की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया वो चीजें उसमें आपके आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में फैली हुई तेल की परत को कैसे नष्ट किया जाता है। तो इसमें जो है आपका समुद्र की जो सतह होती है उस पर तेल की परत को नष्ट करने के लिए आपको हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, ठीक है, इस समूह के जो जीवाणु होते हैं जैसे कि अल्कैनी वोरेक्स तथा बोरक्यूमेनिस स्यूडोमोनास, ये जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। और ये जीवाणु क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का अपघटन करते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं उनका ये अपघटन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के अपघटन में मुक्त हुई कार्बन की जो अभिक्रिया होती है उससे ऑक्सीजन उसकी उसकी अभिक्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है। तो अतः इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो इस प्रकार से जो समुद्र पर फैली हुई तेल की परत होती है वो क्लीन हो जाती है, वो साफ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र अथवा नदी के तेल की परत को कैसे नष्ट किया जाता है। तो ये सेम वही है, वही क्वेश्चन है, ये सॉरी डबल बार रिपीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, प्लास्टिक, इसका भी आंसर लगभग वही होगा। ये दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन है पर उसको दूसरी तरीके से पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है, प्लास्टिक थैलियों को प्रतिबंधित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक की जो थैलियां होती है उसको प्रतिबंधित क्यों करना क्यों आवश्यक है। तो आप उसको बखूबी जान सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए उसको जो है प्रतिबंधित करना बहुत आवश्यक है। तो उससे रिलेटेड जो आपको लगता है पॉइंट्स, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ है। तो इसमें आपको परिच्छेद है, परिच्छेद में आपको देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोकार्डिया, जियोबैक्टर, आइडोनेला, साकिएंसिस, स्यूडोमोनास जीवाणु, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस, एल्केनी वोरेक्स बोरक्यूमेनिस, फिर हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, फिर एसिडोफिलियम। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको परिच्छेद में सही जगह पर उसको कहाँ पर वो फिट बैठता है वहां पर आपको उसको यूज करना है। तो आप इस प्रकार के जो परिच्छेद होते हैं तो इसको आप अच्छे से, आपको किताब में मिल जाएंगे। इसको आप अच्छे से वो पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर किस जीवाणु का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको सूक्ष्म जीवों का नाम जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप आराम से चीजों को लिख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे हम, ये आपको तालिका दी हुई है तालिका पूर्ण करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये तालिका में इस तालिका में जो है आपको गन्ना या चुकंदर का चोटा और ये अमोनिया क्षारक, मतलब इस तरह से जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आपका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आपका आंसर है। मतलब आपको वहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होगा, आपको ब्लैंक स्पेस दिया होगा, आपको उसको भरना होगा। तो ये यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है तो ये तालिका पूर्ण की गई है। तो जो अंडरलाइन है आप समझ जाइए कि वो अंडरलाइन वाला जो है वो आपका आंसर है। तो आप जैसा यहाँ पे देखेंगे कि स्रोत दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव दिया हुआ है, फिर अमीनो अम्ल दिया है और उपयोग दिया हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे कि गन्ना पहला जो है स्रोत, वो क्या लिखा है, गन्ना या चुकंदर का चोटा। तो उसके अंतर्गत आपको सूक्ष्म जीव का नाम पूछ रहा है। तो सूक्ष्म जीव क्या है, वेबरी बैक्टीरियम, फिर कोरिनी बैक्टीरियम। और अमीनो अम्ल क्या है उसमें, तो एल ग्लूटामिक अम्ल है। और उपयोग जो है वो आपको दिया होगा। तो यहाँ पर दो जो सूक्ष्म जीव और अमीनो अम्ल है वो आपको ब्लैंक स्पेस दिया होगा, तो वहां आपको ये भरना होगा। फिर नेक्स्ट है गन्ने का चोटा, सेकेंड इसमें। तो वहां देखिए फिल वो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ था, अंडरलाइन किया है, यानी कि वो आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में जो तालिका है वो दिया होगा, जिसको आपको पूर्ण करना होगा। तो गन्ने का चोटा यहाँ पर है और सूक्ष्म जीव का नाम दिया है एस्परजिलस नाइगर।
और अमीनो अम्ल जो है वहां पर आपको ब्लैंक स्पेस दिया होगा जहाँ की आपको साइट्रिक अम्ल आएगा, तो गन्ने का चोटा जो है क्षारक, तो यहाँ पर आपको सूक्ष्म जीव एस्परजिलस नाइगर का उपयोग करके अमीनो अम्ल कौन सा बनाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और इसका उपयोग क्या है, पेय, गोलियां और चॉकलेट उत्पादन के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्रोत है ग्लूकोज और कॉर्न स्टिप लीकर। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव मिलाकर बनता है वो एस्परजिलस नाइगर है सूक्ष्म जीव, और यहाँ पर अमीनो अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल है। और उपयोग इसका क्या है, कैल्शियम और लोहे की कमी को पूरा करने वाले लवणों का उत्पादन। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है जहां पर आपको ये उपयोग बताना है इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट है देखिए गन्ना या चुकंदर का छोटा, यानी कि जो उसका जो रस होता है ना, उसको थोड़ी मतलब थोड़े समय के लिए जब पकाया जाता है तो उसमें से जो ऊपर झाग निकलती है थोड़ा, तो वो और वो गाढ़ा हो जाता है लिक्विड, उसको चोटा बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज और कॉन्स्टिप लिकर जो है इसमें आपको उपयोग पूछा जा रहा है और सूक्ष्म जीव का नाम पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है चोटा और कॉन्स्टिप लिकर, जिसमें लैक्टोसेलिसस और डेलब्रुकी, ये सूक्ष्म जीव का नाम दिया है। और अमीनो अम्ल आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, लैक्टिक अम्ल है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है वो चोटे या कॉन्स्टिप लिकर के साथ में प्रक्रिया करके वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, अमीनो अम्ल बनाएगा वहां पर लैक्टिक अम्ल, और जिसका उपयोग जो है यहाँ पर नाइट्रोजन का स्रोत और जीवन सत्व का उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है छोटा और कॉन्स्टिप लिकर, तो ये आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको छोटा और कॉन्स्टिप लिकर लिखना है। और सूक्ष्म जीव का नाम देखिए दिया हुआ है एस्परजिलस फेरियस, एस्परजिलस इटेकोनियस। और अमीनो अम्ल जो बन रहा है आपका यहाँ पर ईटाकोनिक अम्ल है, जिसका उपयोग कागज, कपड़े और प्लास्टिक उद्योग और गोंद उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है उपयोग और ये सूक्ष्म जीव के नाम और अमीनो अम्ल क्या बन रहा है और जो आपका स्रोत है वो क्या इस्तेमाल किया गया है, तो इस प्रकार से ऐसी तालिका आपको दी जा सकती है जो कि आपकी किताब में है ये तालिका। तो आप इसको भी थोड़ा तैयार कर लीजिए, तो आपको 3 मार्क्स के लिए 6 जो है हाफ हाफ मार्क के लिए, तो 6 ऐसा तालिका में 6 खाली जगह दी होगी जिसको आपको भर करके 3 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है तालिका, ये जुलाई 19 में आया हुआ है, देखिए 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, गन्ने का चोटा और सूक्ष्म जीव वही है, बस उसको सूक्ष्म जीव और अमीनो अम्ल तक उसको शॉर्ट कर दिया गया है। तो एस्परजिलस नाइगर है, और अमीनो अम्ल यहाँ पर साइट्रिक अम्ल है, और फिर चोटा और कॉन्स्टिप लिकर तो लैक्टोबैसिलस डेल ब्रुकी है, लैक्टिक अम्ल है। यहाँ पर अमीनो अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल है। और कॉन्स्टिप लिकर जो है लिका, ओके, ये लिकर होगा। सूक्ष्म जीव क्या है यहाँ पर, एस्परजिलस इटकॉनियस, और यहाँ पे इटकॉनिक अम्ल, ये अमीनो अम्ल बनेगा। तो ये अंडरलाइन में जो है आपका इटकॉनिक अम्ल है, इटाकॉनिक अम्ल। तो इस प्रकार से आपको तालिका के प्रश्न दिए जा सकते हैं तालिका पूर्ण करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 8वां पाठ। 8वां पाठ में आपको जो है कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आपको दिया है इस प्रकार से आकृति दी होगी, तो आप बगल में देख सकते हो आकृति दी गई है यहाँ पर। ये आपकी मूल कोशिका और विभिन्न अंग, ये वाली आकृति है जो आपकी किताब में मिल जाएगी आपको। तो इस आकृति में देखिए नाम लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चंस देखेंगे कि दी गई आकृति का नामांकन करो, तो नामांकन आपको करना है। तो आकृति आपको दी होगी, नाम नहीं दिया होगा, तो आपको यहाँ पर जो है नाम उसके नीचे लिखना होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे, किताब में आपको मिल जाएगा ये डायग्राम, तो इसमें देखेंगे तो आप देखिए कि आपको मस्तिष्क दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो सेकंड है आपका तंत्रिका कोशिका है, उसके बाद बीच में सेंटर में जो है वो आपकी मूल कोशिका है, और मूल कोशिका से हम क्या-क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, क्या-क्या चीजें बना सकते हैं, तो वो दिया हुआ है, एरो मार्क के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर उसका नाम आपको लिखना है। तो एक तंत्रिका कोशिका है, और उससे तंत्रिका कोशिका से आप मस्तिष्क विकसित कर सकते हो। फिर मूल कोशिका जो है उसके द्वारा आप कोशिका का इस्तेमाल करके आंत का निर्माण कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो है
मूल कोशिका का इस्तेमाल करके यकृत को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। फिर इसके बाद में हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं उसको आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद हड्डियाँ जो अस्थि होती है उसको आप बना सकते हो। तो इस तरीके से नाम आपको डायग्राम का जो नाम है उसको अच्छी तरह से तैयार करना है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि उपयुक्त आकृति में किस उपचार को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उपयुक्त आकृति में आपको पहले वो डायग्राम जो है इसलिए अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको डायग्राम पहचानने आना चाहिए, जिसमें आप बोलेंगे कि मूल कोशिका का उपयोग और उसका उपयोग करके पुनर्जीवन उपचार की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। तो ये इस डायग्राम का जो अ, डायग्राम में जो दिया है उस चीज को बता रहा है कि ये कौन से उपचार को बता रहा है। ये मूल कोशिका का उपयोग करके पुनर्जीवन मतलब फिर से जीवन मिलने के जो उपचार है उस प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है अंग प्रत्यारोपण में इस उपचार का क्या लाभ हो सकता है? तो पुनर्जीवन जो उपचार की प्रक्रिया होती है उसका उपयोग करके मूल कोशिका से हम क्या कर सकते हैं, यकृत, फिर किडनी जैसे अंगों को पुनः विकसित किया जा सकता है। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से मालूम है, डायग्राम लेबलिंग करना आता है आपको, तो आप आराम से जो है उसके क्या डायग्राम बोल रहा है उस चीज को आप बता सकते हो। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अंग प्रत्यारोपण जो है इस उपचार से क्या लाभ हो सकता है उसको। तो उसी चीज़ को आप बताइए कि इससे हम नई जो मूल कोशिका का उपयोग करके यकृत, किडनी जैसे जो अंग होते हैं, उनको फिर से विकसित कर सकते हैं और इन अंगों को ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यारोपित किया जा सकता है, उसे दान दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से मतलब लगाया जा सकता है दूसरे व्यक्ति में जिसको ज़रूरत होगी। तो ये अंग प्रत्यारोपण में ये चीज़ें आपको बतानी है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी डायग्राम देखिए, उपयुक्त आकृति में कौन-सी प्रक्रिया दर्शाई गई है, तो डायग्राम बगल में दिया हुआ है, वहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ऐसे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो आप ये डायग्राम देख के समझ जाओगे, कि ये डायग्राम जो है आपको पारेषित जो आलू है, उसका डायग्राम है ये। तो इसमें आपको बताना है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त आकृति में कौन-सी प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो इसलिए आपको जनुकीय पारेषित जो आलुओं की प्रक्रिया जो है उसको दर्शाई गई है, तो वो आपको 1 मार्क्स उस पे मिल जाएगा अगर आप आकृति को पहचान जाते हो ये पिक्चर को। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि संक्षेप में सोपान जो आपका स्टेप्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 इनको वर्णन करना है आपको। तो उसको आप डायग्राम में ही वर्णन कर सकते हो, डायग्राम बना करके या फिर उसको स्टेप्स में आप बता सकते हो कि पहला जो है उसमें क्या बता रहा है कि जो आकृति दी है उसमें फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या है कि मनुष्य के जो रोग के जंतु होते हैं उससे ऐच्छिक जनुक अलग करना। तो जो रोग जंतु है उसमें से आप पहले क्या करोगे, जनुक को बाहर निकालोगे। उसके जनुक को जो आपकी जो उसमें ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से जो जनुक है, जो चाहिए आपको जिस तरह का, उसको आप अलग कर लीजिए। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या बता रहा है कि जनुकीय पारेषित जो वनस्पति है उसका विषाणु है। तो ये विषाणु है। फिर इसके बाद आप थर्ड स्टेप में बताएँगे कि आलू की जो पत्तियों के टुकड़े होते हैं, उसको विषाणु संसर्ग करता है, मतलब विषाणु उसको इन्फेक्ट करता है और फिर उसके बाद में उसके साथ आप रखेंगे तो ऑब्वियस है कि वो इन्फेक्ट करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहा है कि पत्तियों के जो टुकड़े हैं, उससे पौधा तैयार होता है और इसमें से मनुष्य के रोग जंतुओं के जनुक जो है, वो होते हैं। तो मनुष्य का जो रोग का जंतु है, जिसके साथ में इसको मिक्स किया था, तो उसको वो इस पौधे में होते हैं, जनुक होते हैं, उनके रोग जंतुओं के जो जनुक हैं, गुणसूत्र जो जनुक होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर और फिर उससे जो है कच्चे आलू मतलब उससे जो आलू तैयार होता है, तो ये कच्चे आलू का सेवन करने से उस रोग जंतु के विरुद्ध लड़ने की जो रोग प्रतिकारक क्षमता जो होती है, वो निर्मित हो जाती है। तो जो व्यक्ति इसको खाता है, उसके अंदर उस रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो उसके अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता डेवलप हो जाती है, निर्मित हो जाती है। तो ये इस डायग्राम में ये स्टेप्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कीटनाशकों को फुहारते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतेंगे या रखेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको भली-भांति पता है कि कीटनाशकों का जो है जब हम उसको फुहारते छिड़कते हैं, तो उसका छिड़काव करते समय हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो पहली बात तो सावधानी इस तरह से बरतेंगे कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचे, जो व्यक्ति उसको छिड़क रहा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे तो वो अपना मुँह वगैरह ढका रहेगा, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में भी होते हैं या पाउडर फॉर्म में होते हैं।
तो जो है वो उससे खतरा हो सकता है। फिर अधिक अगर आप डालते हो तो उससे भी आपको जो है मिट्टी को नुकसान पहुँचता है। तो उसमें जो भी पॉइंट्स है आपको मेंशन करना है वहाँ पर, और 3 मार्क्स के लिए समझ करके। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या अर्थ है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बोला है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना है कि किस तरह से ये आपराधिक फोरेंसिक जो साइंस होते हैं, आपराधिक जो विज्ञान होते हैं, जिस जहाँ पर अपराध होते हैं, तो वहाँ का पता, अपराध का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो उसमें आपको जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो उनकी उंगलियों के निशान होते हैं, उसको लिया जाता है और फिर उसको मैच किया जाता है। या फिर किसी मतलब मतलब जो बच्चा है, आपने ज्यादातर सीरियल्स में देखे होंगे सीआईडी वगैरह में कि डीएनए का उपयोग जो है, अगर कोई बच्चा है और वो नहीं पता चल रहा है कि वो किसका है, तो उसके लिए पता करने के लिए भी डीएनए जो है टेस्ट का पता करते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो उसका आपने वो चीज़ सुनी होगी आपने डीएनए टेस्ट का। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जिसमें कि फिंगरप्रिंट से आप जो है पता लगा सकते हैं कि वो वहाँ पर जो क्राइम हुआ है, जो अपराध हुआ है, वो किसके द्वारा जो है किया गया है। तो ये फोरेंसिक साइंस में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आगे देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये परिच्छेद है जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं परिच्छेद में, और परिच्छेद को आपको पूर्ण करना है ऑप्शंस को सही जगह पर रखकर। सही आंसर जो है उसमें चुनकर। फिर इसके बाद इसमें आप देखो, क्षतिग्रस्त भाग है, नाल है, रक्त अस्थि मज्जा है, वसीय संयोजी ऊतक है, कोरक पुटी है, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर विभेदन और बहुविधता। तो मूल कोशिकाओं के डैश से शरीर में कई ऊतक बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विभेदन से, विभेदन यानी क्या, उसका जब विभाजन होता है, तो मूल कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, तो यानी कि विभेदन से शरीर में कई ऊतक बनते हैं। और माता के गर्भाशय में गर्भ जिस नाल से, तो यहाँ पर क्या आएगा, नाल आएगा, नाल से जुड़ा होता है। जब उस नाल में मूल कोशिका होती है, और भ्रूण के डैश अवस्था में, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, भ्रूण के कोरक पुटी, यहाँ पर क्या आएगा, कोरक पुटी अवस्था में मूल कोशिकाएं होती हैं। और वयस्क मानव के शरीर में स्थित जो है रक्त अस्थि मज्जा जो होता है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, रक्त अस्थि मज्जा आएगा नेक्स्ट फिलिंग के ब्लैंक में, और तथा वसीय संयोजी ऊतक। तो इनमें मूल कोशिकाएं जो होती हैं, और इन मूल कोशिकाओं के उपयोग से विभिन्न ऊतकों का निर्माण तथा किसी अंग के क्षतिग्रस्त, जो उसका मतलब कोई नुकसान पहुंचा है अगर किसी भाग को, तो क्षतिग्रस्त जो भाग है उसका निर्माण करना संभव हुआ है। तो अगर आपको ये टेक्निक पता होगी, मूल कोशिका का उपचार की जो टेक्निक है, कि किस तरह से मूल कोशिका का उपयोग करके इसको जो उपचार किए जाते हैं, या जो अंग है उसको डेवलप किया जाता है, तो आप ये आराम से ये परिच्छेद को पूर्ण कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि दी गई आकृति पहचानो तथा इसका नामांकन करो। तो इसमें आपको दिया हुआ है आकृति, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। तो आपको आकृति को पहचानना है पहले, और फिर उसको नामांकित करना है। तो ये आकृति पहले तो आप देख के बता सकते हो कि ये मूल कोशिका उपचार की आकृति दर्शा रहा है। फिर उसके बाद उसको नामांकित करना है, तो आप नाम लिखिए उसको। पहला बीच में आपको दिया है मूल कोशिका, उसके बाद आपको उसका दिया है कि किस तरह से मूल कोशिका जो है वो स्वयं की प्रतिकृति बना सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर की आकृति जो है उसमें स्वयं की प्रतिकृति बना सकते हैं, और नीचे जो है कोशिका के अन्य प्रकारों में रूपांतरित हो सकते हैं। तो कोशिका जो है वो किस प्रकार से अन्य
प्रकार में रूपांतरित होती है, अन्य तरह की अलग-अलग प्रकार की जो कोशिकाएँ हैं उसमें रूपांतरित होती है, वो दिखाया गया है। तो इस तरह से आपको आकृति को पहचान कर उसको नामांकित करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए यहाँ पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो तालिका आपका 3 मार्क्स के लिए देखिए, तो जो अधोरेखित जो किया गया है, जो अंडरलाइन किया गया है, वो आपका आंसर पार्ट है। आंसर लिखा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिया होगा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो, और उसको आपको जो है भरना होगा। तो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, तो अगर आप जैव प्रौद्योगिकी के लाभ अगर याद करते हो, तो आप आराम से इस तालिका को भी पूर्ण कर सकते हो। तो जैव प्रौद्योगिकी के जो लाभ हैं, उसको ही यहाँ तालिका में दिया गया है। तो देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पर्यावरण के उपचार के लिए, मतलब इसमें इसका लाभ है जैव प्रौद्योगिकी का। फिर जनुकीय उपचार के लिए, तो जनुकीय उपचार में आपने देखा ही कि किस तरह से मूल कोशिका का उपयोग किया जा सकता है। फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के टीके तथा खाद्य टीके का निर्माण किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। फिर मानवीय स्वास्थ्य के लिए हार्मोन संप्रेरक जो है और औषधि, आपने सुना होगा वो इंसुलिन वाला जो बताया गया था, तो इंसुलिन जो है पहले घोड़े से निर्मित किया जाता था, घोड़े से प्राप्त किया जाता था। पर अब जो है वो इंसुलिन जैव प्रौद्योगिकी की मदद से तैयार किया जा सकता है आर्टिफिशियली, तो इसकी वजह से घोड़े की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हार्मोन जो है संप्रेरक और औषधि का निर्माण भी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा सकता है। फिर पशु संवर्धन में भी इसका बड़ा हाथ है, और उसके बाद पर्यावरण आघात को सहन कर सकने वाली जो फसलें हैं, तो एकदम उच्च किस्म की जो फसलें हैं, उन्नत वैरायटी, वो भी हम जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उसका फसलें तैयार कर सकते हैं, और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो ये सारे जो है जैव प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। तो जिनकी सहायता जो अगर आपने इसके लाभ को याद किया होगा, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते हो और तालिका भी पूर्ण कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, 9वां पार्ट है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। तो सामाजिक स्वास्थ्य में आपको क्वेश्चन जो है वो स्वमत के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जो ईवीएस वाला पार्ट है, पर्यावरण पर आधारित जो पार्ट है ना, उसमें आपको उसमें आपको जो है स्वमत के मतलब खुद के विचार आपको वहाँ पर रखने हैं। तो थोड़ा-सा आपको किताब अगर एक बार आप रीड कर लेते हो, कुछ चीज़ें उसमें परिणाम, प्रभाव आप देख लेते हो थोड़ा-सा, तो आप इस आराम से इसको समझ कर के लिख सकते हो। तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका रखना है यहाँ पर। ऐसे जो क्वेश्चन्स आते हैं उसमें आपको नेगेटिव नहीं बताना है, आपको आंसर जो है वो पॉजिटिवली देना है। मतलब आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो सकारात्मक होगा। तो इसमें आपको स्वमत के क्वेश्चन है कि आप क्या करोगे? आपके विचार आपको व्यक्त करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, आपका अधिक समय इंटरनेट, मोबाइल और गेम्स, फ़ोन में व्यतीत होता है। तो आजकल तो ये कॉमन हो गया है कि आपका सभी का समय जो है इंटरनेट, मोबाइल, गेम्स और फ़ोन में होता ही है। आप अपने आस-पास देखेंगे तो हर बच्चा जो है वो इसके लिए ज़िद करता है। तो उस हिसाब से आप इसका क्या आंसर दे सकोगे? आप क्या कर सकते हो? आपको अपनी तरफ से ये विचार रखने होंगे। तो जो आपके टेक्स्ट मतलब आपको जो लगता है सकारात्मक विचार ही आपको यहाँ पर देना है। तो इसमें आप अपने हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा मतलब मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ रट्टाफाई नहीं करना है, आपको रट करके नहीं लिखना है, आप अपने मन से लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, पड़ोस में रहने वाले लड़के को तंबाकू खाना पसंद है। तो ये भी आपका जुलाई 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, नीचे के सारे क्वेश्चंस जुलाई 19 में आए हुए हैं। तो आप जो है इसमें देख सकते हो कि पड़ोस में रहने वाले लड़के को तंबाकू खाना पसंद है। तो अब इसका पॉजिटिवली जो है आप क्या उसको मतलब सजेस्ट करना चाहोगे कि आप क्या करोगे? तो वो अपने विचार आपको यहाँ पे व्यक्त करने हैं। फिर उसके बाद आप उसको परिणाम बताओगे कि तंबाकू खाने से क्या उसका दुष्परिणाम हो सकता है, तो वो चीज़ें आप उसको अवेयर करवाओगे, और फिर उसको ऐसा सजेस्ट करोगे, तो उस तरह से आपको उसमें आंसर लिखना होगा। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारी बहन बहुत कम बातें करती है और अकेली रहती है। तो इसमें भी आप देखिए
कि कम बातें करती है और अकेली रहती है, यानी कि वो स्ट्रेस में है, तनाव में है अगर, तो इस पे आपको मानसिक तनाव वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको जो है उसमें क्या चीज़ें दी गई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, वो थोड़ा-सा बताना होगा कि पहले उसकी समस्या को पहचान कर और फिर उस पे आप अपना जो है विचार व्यक्त करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मित्र के को हमेशा सेल्फी खींचने की आदत लगी हुई। तो ये तो मोस्ट कॉमन आप सबको आपको भी होगी। तो उस हिसाब से उसका पॉजिटिवली आपको आंसर देना है कि आप क्या कर सकते हो, तो ये जो आदत है उससे क्या उसका बुरा प्रभाव होगा, उस चीज़ को बताते हुए जो है आप उसको क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ आपको वहाँ पर मेंशन करना है। और फिर 5वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके प्रश्न के उत्तर, तो ये आकृति जो है यहाँ पर नहीं है, 1 मिनट इसका दूसरा स्लाइड में आपको बताती हूँ। हाँ, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा वो है ये कि नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो तथा प्रश्नों के उत्तर दो। ये मार्च 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको देखिए आप कि नीचे दिया गया यहाँ पे आकृति दी गई है जहाँ पर एक लड़का जो है भोजन कर रहा है। तो नीचे दिए गए चित्र में लड़का भोजन करते हुए मोबाइल देख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वो खाना खाते हुए मोबाइल देख रहा है। अक्सर ये कंडीशन आपने अपने घरों में देखा होगा। तो ये उचित है या अनुचित है वो पूछ रहा है और कारण के साथ में आपको उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि भोजन करते समय मोबाइल जो देखना वो अनुचित है। पहली बात तो ये गलत काम है, आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको उसका पहला आंसर देना है कि अनुचित है। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। फिर क्योंकि भोजन करते समय हमारा ध्यान जो है वो भोजन की ओर होना चाहिए और अन्न की ओर नम्रतापूर्वक देखकर भोजन करना चाहिए तथा भोजन चबा-चबा कर खाना चाहिए। तो इससे भोजन का जो पाचन होता है वो अधिक उचित ढंग से होता है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सटीक आंसर दिया हुआ है आपको कि भोजन जो है उसका पहले आपको अनुचित है ये बात वो पहले बताना है, उसके बाद उसका कारण देना है कि क्यों वो अनुचित है, वो चीज़ को बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए हुए चित्र से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें सिगरेट दिखाया हुआ है, उसको नो किया हुआ है, कैंसल करके दिया हुआ है देखिए। तो सिगरेट में जो है वो क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, तो ये चित्र देखकर आपको क्या पता चल रहा है, तो आपको निष्कर्ष लिखना है। तो सिगरेट में जो है वो कैंसर जन्य यानी कि कर्क रोग, कैंसर पैदा करने वाले जो होते हैं, वैसे तत्व पाए जाते हैं, तो निकोटीन होता है। सिगरेट से कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार नशीली जो दवाइयाँ होती है, मदिरा, गुटखा इत्यादि के व्यसनहीनता को से दूर रहना चाहिए। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके व्यसनहीनता वाला जो टॉपिक है आपके पाठ में, व्यसनहीनता का जो घटक है, उससे आपको पूछा गया है, तो उस पर आधारित है। तो इत्यादि के व्यसनहीनता से दूर रहना चाहिए। उपयुक्त आकृति व्यसनहीनता पर नियंत्रण रखने का संदेश देती है। तो यहाँ पर ये जो आकृति है वो आपको व्यसनहीनता नहीं करनी चाहिए या किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, उसकी सीख दे रही है, उसका संदेश दे रही है। तो ये आपको इस चित्र से निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए चित्र में क्या घटित हो सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लड़का है जो कि रास्ते पर बीच सड़क में जो है अपनी सेल्फी निकाल रहा है। तो क्या हो सकता है वो अभी आपको मालूम है, तो इसको भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ कर आराम से लिख सकते हो। तो रास्ते पर चलती हुई जो गाड़ियाँ हैं उसके मध्य में खड़े रहकर सेल्फी खींचना ये दुर्घटना को निमंत्रित करना है। तो इसी प्रकार से सेल्फी खींचना जानलेवा हो सकता है। कहीं भी दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरंत सहायता करनी चाहिए, ना कि उसका वीडियो तैयार करना चाहिए। तो वो भी आपको एक इसमें दिया हुआ था, यहाँ दूसरे आपके बगल में जो दूसरा दिया है क्वेश्चन, उसमें आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक्सीडेंट हुआ है और लोग वीडियो खींच रहे हैं। तो ये सब जो है आपकी संवेदनशीलता जो है, आपके अंदर संवेदनहीन है आप कितने, वो चीज़ को बताता है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है शब्द पहेली हल कीजिए। तो इसमें देखिए मार्च 19 में क्वेश्चन आया हुआ है नीचे लास्ट में। तो इसमें देखेंगे कि मद्य तंबाकू जन्य पदार्थों का निरंतर सेवन अर्थात
तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, अगर आप जो नशीली जो भी पदार्थ हैं, उनको अगर आप कंटिन्यू आप उसका सेवन कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप व्यसन दीनता के शिकार हो। तो यहाँ पर आपका जो पहेली है, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, व्यसन दीनता। तो वहाँ पर व्य लिख के दिया हुआ है, आपको बीच में एक न भी दिया हुआ है, तो बीच का जो पार्ट है वो आपको ब्लैंक स्पेस को भरना है। तो आपका आ जाएगा ये व्यसन दीनता। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दूसरे इसमें देखिए, दी गई तालिका पूर्ण करो और सामाजिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले घटकों का उपयोग करके संकल्पना आकृति दी गई है। तो इस आकृति पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आप देखिए कि तंबाकू जन्य उत्पादों का समावेश किन घटकों के अंतर्गत हो सकता है। तो यहाँ देखो आपको एक तालिका दी हुई है, चार्ट जैसा दिया हुआ है, व्यसनहीनता, उसके बाद नीचे लिखा है सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक, और ये दो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, दो नहीं एक ही रहेगा। और ऊपर व्यसनहीनता का जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि वो ब्लैंक स्पेस रहेगा, तो आपको ये भरना होगा। 2 चीज़ें भरनी होगी। तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक, तो आपको ये पता होगा, तो असाध्य रोग हैं, व्यसनहीनता है और मानसिक तनाव है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको किताब में भी मिल जाएगा, ये आपको दिया हुआ है। तो तालिका जो भी है उसको अच्छी तरह से कीजिए, अच्छे से देखिए, उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, तंबाकू जन्य जो पदार्थ होते हैं उसका समावेश व्यसनहीनता के अंतर्गत होता है, क्योंकि तंबाकू एक व्यसन वाली चीज है, तो उसको व्यसनहीनता के अंदर अंतर्गत इस ये होगा। और तंबाकू कैंसर जन्य कर्क रोग जन्य उत्पाद है, तो इसका सेवन करने से बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। तो सामान्यतः तंबाकू खाने वाले लोगों में कहीं भी तंबाकू खाकर थूकने की क्या है, आदत पाई जाती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, सामाजिक स्वास्थ्य को तंबाकू जन्य उत्पाद कैसे हानि पहुंचा रहा है। तो कैसे हानि पहुंचा रहा है, तो आपने देखा होगा लोग तंबाकू वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं वो खाते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, सामाजिक जो प्लेसेस होते हैं बाहर, सड़क पर थूक देते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं। तो ये गंदी आदत जो है वो सामान्य लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आपको उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर लिखिए, तो नीचे दी गई आकृति में किस मानसिक बीमारी को दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है, इसमें दुर्घटना हो गई है और लोग जो है उसका क्या कर रहे हैं, फिल्म तैयार कर रहे हैं, वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो जिससे कि आप समझ सकते हो कि ये जो है आपको संवेदनहीन, मतलब ये जो है इनके पास कोई संवेदना नहीं है, तो जो कि असंवेदनशील घटक को दर्शाया गया है यहाँ पर। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इस आकृति के माध्यम से, तो आप जो पहला जो है उसमें आप क्या बताओगे कि असंवेदनशील, ठीक है। तो आकृति में लोगों की जो है असंवेदनशीलता को दर्शाया गया है, जो कि मानव स्वास्थ्य का ही एक प्रकार है। और दूसरा जो है, इस आकृति के माध्यम से आप कौन सा सामाजिक संदेश देना चाहोगे। तो आप अपने हिसाब से लिखिए कि आप क्या संदेश देना चाहोगे। तो घायल व्यक्ति का जो है आप वीडियो तैयार कर रहे हो, तो उसके स्थान पर आप उस व्यक्ति को जो है प्रथमोपचार दे सकते थे, आप उसको फर्स्ट एड दे सकते थे, सर्वप्रथम। फिर उसके बाद टोल फ्री नंबर जो 100 होता है और 108 होता है, जिसपे फोन करके आप तत्काल पुलिस की और जो एम्बुलेंस होती है उसको बुला सकते हो। फिर घायल व्यक्ति के आसपास जो भीड़ खड़ी है उसको हटाना चाहिए पहले तो। और उसको अगर ऐसा लगता है कि उसको अगर हार्ट अटैक हुआ है या कुछ है, तो यहाँ पर तो ऐसी नहीं है, लेकिन उसको सीपीआर का जो है, सीपीआर यानी कि जो कार्डियक प्रेशर होता है, उसको दे करके आप उसको जो है जीवन उसका बचाने का प्रयास कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर परिच्छेद दिया हुआ है, परिच्छेद में आप देखोगे कि फेफड़े, हृदय, तंत्रिका, नशा, घातक, दूरगामी, व्यसनहीनता, वयस्क और उपयोग। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपको जो है उसका आंसर, सही आंसर जो है वो परिच्छेद में खाली जगह में भरना है। तो आप देखेंगे कि अ, यहाँ पर जो है, डैश समूह के दबाव के कारण अथवा ऊंचे रहन सहन के आकर्षण के कारण किशोरावस्था में डैश के जाल में फंस जाते। तो यहाँ पर आपको पहला क्या आएगा, कौन सा समूह है, तो सम वयस्क, यानी कि सेम, हम उम्र जो बोलते हैं ना, सेम एज।
तो समवयस्क जो समूह के दबाव के कारण तथा अथवा ऊंचा जो रहन सहन होता है, तो उसके आकर्षण में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं। किसके जाल में? व्यसनहीनता के जाल में फंस जाते हैं। फिर आगे क्या है, कभी कभी बच्चे आसपास के बड़ों का अनुकरण करने के लिए, अपने आसपास के जो बड़े लोग होते हैं उनकी तरह बनने के लिए जो है, वो तंबाकू जन्य पदार्थ जैसे गुटखा, सिगरेट, नशीले पदार्थ, शराब का स्वाद चखते हैं। परंतु ऐसे नशीले पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं? घातक होते हैं। तो यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, घातक होते हैं तथा इसके दूरगामी यानी कि बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक के लिए उसका परिणाम जो है वो, और दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो कुछ अस्थाई जो नशा होता है, नशा देने वाले जो पदार्थ होते हैं वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि इन पदार्थों में स्थित कुछ रासायनिक घटक जो है वो मानवीय तंत्रिका संस्थान, तो यहाँ पर आप संस्थान देकर मालूम कर सकते हैं, यहाँ तंत्रिका आएगा, तंत्रिका संस्थान और मांसपेशीय संस्थान तथा यहाँ पर क्या आएगा, हृदय इत्यादि को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो तंबाकू जन्य पदार्थ से मुंह तथा फेफड़े का कर्क रोग होता है। तो इस प्रकार से आपको ये परिच्छेद जो है ऑप्शंस को यूज करके आपको पूर्ण करना है, जो कि आसानी से आप कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में क्या है, देखिए यहाँ पर भी आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ दिया है, देखिए जिस इमारत में, हेलो, हाँ, जिस इमारत में आप रहते हैं उसके तल मंजिले यानी कि जो नीचे का जो फ्लोर है उसमें आग लग गई है, तो इससे बचने के लिए कौन से उपाय करोगे? तो यहाँ ये ऐसी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जुलाई 19 में पूछा है। तो अगर उसमें आग लग गई है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आप जो है ये देखिए, आपको इसमें आप अपना आंसर मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसका आंसर दे सकते हो। तो इसमें आप क्या उपाय कर सकते हो पूछ रहा है, तो उसमें आप बता सकते हो कि यदि इमारत की तल मंजिले में आग लगी हो तो जो है उसमें से इमारत से निकलकर भागना जो है वो खतरनाक तथा जोखिम भरा हो सकता है। आप मुश्किल हो सकती है, क्योंकि नीचे ही आग लगी है तो सेकंड थर्ड फ्लोर या ऊपर के फ्लोर पे जो लोग रहते हैं वो कैसे भागे? तो इसलिए तत्काल आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? पहले तो दिमाग से काम लेना चाहिए और अग्निशमन को बुलाना चाहिए। अग्निशमन जो दल होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, उनको बुलाना चाहिए। फिर आप और क्या लिख सकते हो इसमें, कि लोगों को जोर जोर से चिल्लाकर सावधान करना चाहिए तथा उन्हें सुरक्षा के जो आवश्यक उपाय होते हैं उनको करने के लिए कहना चाहिए। फिर गीले कपड़े से मुंह तथा नाक को ढक लेना चाहिए। और पहली बात तो ऐसे समय में आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको खुद एकदम ऐसा बहुत ही घबराना नहीं चाहिए। उस जो सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो गीले कपड़े से मुंह तथा नाक को ढक लेना चाहिए तथा धुएं, ताकि आपका जो मुंह में धुएं तथा आग की लपटों से आने वाली जो गंदी हवा है उससे मतलब आपका जो दम है वो घुटे ना, इसलिए आपको जो है गीले कपड़े से मुंह और नाक को ढकना चाहिए। फिर इसके बाद और क्या कर सकते हो आप, कि इमारत खाली करने के लिए अन्य वैकल्पिक जो रास्ते होते हैं, देखिए कभी कभी इमारत के अंदर कोई दूसरा रास्ता भी होता है जहाँ से आप निकल सकते हो, तो उस रास्ते का उपयोग करके जो है आपको इमारत को खाली कर देना चाहिए। और इमारत से बाहर आने के पश्चात अन्य लोगों को आग बुझाने में क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। और आग में झुलसे हुए जो घायल व्यक्ति होंगे या झुलसे हुए अथवा घायल जो व्यक्ति होंगे, तो उनको तत्काल प्रथमोपचार की सुविधा जो है वो प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे होते हैं जिसमें आप आराम से अपना आंसर लिख। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आकृति है तो बगल में आकृति दी गई है 1 और 2, उसका निरीक्षण करके आपको उत्तर लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, कि आकृति में किन आपदाओं को दिखाया गया है? तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आकृति है उसके अंदर आपको कौन सी आपदा है उसको दिखाया गया है, तो वो आप पहचानिए आपदा कौन सी है। तो पहला पहचानना है आपको। तो आकृति जो 1 है उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि जो जमीन है उसमें जमीन में दरारें पड़ रही हैं, ठीक है। तो और इमारतें जो है वो ढहने के कगार पर है। और तो इसमें जो है आपको
इमारतों का ढहना तथा उसमें दरार पड़ते हुए दर्शाया गया है, पहले जो डायग्राम है। और दूसरा जो आकृति है उसके अंदर आपको जो है घर में लगी हुई आग को दर्शाया गया है। तो अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें सेकंड वाले डायग्राम में आपको घर में आग लगी हुई है उसको दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति एक में आपदा के होने पर आप कौन सी प्राथमिक सावधानी लोगे। तो जहां पर बिल्डिंग ढह रही है आपकी और जमीन में दरार पड़ रही है, तो आपको पहली सावधानी क्या लेनी है कि भूकंप आने पर, तो ये किसको दर्शा रहा है आपको, भूकंप की जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको दर्शा रहा है। तो पहला जो आकृति को जब निरीक्षण करेंगे तो उसमें आप इसको मेंशन करेंगे कि भूकंप की समस्या आएगी, तो जिसके कारण इमारत ढह रही है और जमीन में दरार पड़ रही है। तो इसमें पहला जो आपदा है उसके अंदर आप क्या सावधानी बरतोगे, तो भूकंप आने पर तुरंत ही आप अपने घरों से क्या होगे, बाहर निकल जाओगे, खुले मैदान में आ जाओगे। घर से बाहर न निकल पाने की स्थिति में आप क्या करोगे, घर के अंदर जो टेबल होते हैं तो उसके नीचे आप आश्रय ले सकते हो, उसके नीचे छुप सकते हो। सिर पर कोई वस्तु गिरने से चोट लग सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पे मत छुपिए जहां पर आपको ऊपर से कुछ गिर जाए और आप वहीं पर जो है चोट लग के आप घायल हो जाए। फिर इसके बाद ये प्राथमिक सावधानी आपको वहां बरतनी है, आकृति एक। दूसरे में आपको क्या बताया गया है कि आपदा दो में घायल लोगों को किस प्रकार का प्रथमोपचार देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आग से जले हुए जो लोगों को निम्नलिखित क्या प्रथमोपचार आप देख सकते हो। तो पहला है कि व्यक्ति को जो है आग से जल गए हैं तो उन्हें जले हुए जो शरीर का भाग है उस पे पानी डालना चाहिए आपको, और इससे उस व्यक्ति को क्या होगा, आग की जो जलन है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और घायल व्यक्ति के जो शरीर का उभरा हुआ जो फफोला, जैसे उसके छाले आ जाते हैं, फफोले आ जाते हैं, वो चमड़ी जो है फूक जाती है। तो उस घायल व्यक्ति के पीने के लिए जो है उसको फफोले को जो है पहली बात तो फोड़ना नहीं चाहिए आपको, और घायल व्यक्ति को पीने के लिए क्या है, पानी देना चाहिए। शरीर के जले हुए भाग को आपको गीले तथा नम कपड़े से ढक देना चाहिए। यदि व्यक्ति की हालत जो है वो ज्यादा बुरी तरह से अगर जल गया है, ज्यादा गंभीर है, तो उस व्यक्ति को तत्काल जो है किसी हॉस्पिटल में या अस्पताल जो है आपको भर्ती कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो है प्राथमिक सावधानी लेंगे या प्रथमोपचार उस व्यक्ति को देंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आप समझ करके आराम से लिख सकते हो, उसमें आपको बहुत दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संकेत चिन्ह क्या दर्शाते हैं। तो ये आप देखिए कि ये संकेत दिए हुए हैं। तो एक जो है पहला जो संकेत है ए वाला और बी वाला, दो संकेत दिए हैं। ए वाले में जो है आपको दिया गया है कि ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उसके चिन्ह को दर्शा रहा है। ऐसे पदार्थों को जो है ऑक्सीजन के समृद्ध हवा के संपर्क में आने पर क्या करना चाहिए, मतलब हवा से कांटेक्ट होते ही वो जल उठते हैं, इसके लिए इन्हें ओपनली ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरा जो चित्र है उसमें आपको बताया गया है संक्षारक पदार्थों का संकेत है। संक्षारक पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो त्वचा या आंख इत्यादि जो संवेदनशील जो अंग होते हैं उसके ऊतक को वो नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोनों संकेत हैं, ये दोनों संकेत जो है वो लोगों को मतलब लोगों को ऐसे जो संकेत दिए होते हैं, तो ऐसे जगहों से आपको क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक जो है उसको दूर रहना चाहिए ऐसी जगहों से जहाँ पर ऐसा निशान बना होता है। तो इस तरह से आप जो है चिन्हों को अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि हर साल एग्जाम में जो है संकेत जो है पूछे जाते हैं और उनसे क्या तात्पर्य है वो पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे संकेत हैं, उसको आप अ, देख सकते हो। बाकी भी और बहुत सारे संकेत दिए हुए हैं, तो आप उनमें से ये दो संकेत थे, तो आप और भी संकेत जो है आपके टेक्स्ट बुक से उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है परिच्छेद दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए संरक्षात्मक पुनर्वसन जीवन आवश्यक मानव उद्देश्य पूर्व स्थिति और आपातकालीन। तो इसमें आपको जो है ये परिच्छेद हेलो। को ऑप्शन, हाँ सर, हेलो। हाँ मैडम, समय हो गया काफी, 10 मिनट ज्यादा हो गया है। अच्छा अच्छा सर, हो गया, मेरा खत्म हुआ है, बस ये लास्ट लास्ट है। लास्ट हाँ हाँ खत्म हो गया सर, खत्म हो चलिए। गया। हाँ ये परिच्छेद ठीक है लास्ट ठीक है। है, ओके। हाँ
तो बस ये ओके। जो है आपको ऑप्शन चुन करके सही जगह पे आपको ये परिच्छेद को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको देखिए तालिका पूर्ण है, ये तालिका पूर्ण करने के लिए भी आता है, तो इस प्रकार के ये आपको सब टेक्स्ट बुक में से ही मिलेगा, सब कुछ टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको। ये 3 मार्क्स के लिए ये तालिका पूर्ण करने के लिए दिया हुआ है, जो आपदा पर निर्भर कर रहा है। आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा के बाद का जो क्या पश्चात आपदा पश्चात आप क्या सावधानी बरतेंगे, तो इस तरह के ये क्वेश्चन्स आपको तालिका में दिए गए हैं। तो ये बस इतना ही है। तो धन्यवाद बच्चों। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो बच्चों पूछ सकते हो। बच्चों किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, फिर हम मान के चलते हैं कि आपको किसी को भी कोई भी प्रश्न में कोई शंका नहीं है, आप किसी प्रश्न को नहीं पूछना चाहते हो, तो हम आज का सेशन जो है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है मैडम, आप लीव हो जाइए। ओके सर।